नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण यह टॉपिक चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या एसएससी या बैंक या फिर आपका रेलवे ही क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण आज के टॉपिक का नाम है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण को दो भागों में बांटा गया है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण को दो भागों में बांटा गया है आपका। सबसे पहला है आपका अरब आक्रमण और दूसरा है आपका तुर्क आक्रमण। ये दो भागों में बांटा गया है। अरब आक्रमण जो हुआ उसका मुख्य आपका आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद तुर्क आक्रमण के आक्रमणकारी प्रमुख थे आपका मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ये दो नाम याद रखिएगा तुर्क आक्रमण से, और अरब आक्रमण से आपका मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम अरब आक्रमण के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले अरब आक्रमण आपका सिंध, भारत का जो सिंध प्रांत है, सिंध क्षेत्र में होता है। सबसे पहले अरब उस क्षेत्र में सबसे पहले अभियान चलाता है अपना। ठीक है, तो इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स है उसको याद रखेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले भारत में आपका अरब आक्रमण जो हुआ उसमें सर्वप्रथम 711 ईस्वी में अबेदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, जिसमें अबेदुल्ला पराजित हो जाता है और वो मारा जाता है। तो पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो ये अबेदुल्ला होगा। ठीक है दोस्तों, वो 711 ईस्वी में सिंध प्रांत में अभियान चलाता है। दूसरा अभियान है बुलदेल के नेतृत्व में होता है और ये भी असफल हो जाता है, बुलदेल के नेतृत्व में दूसरा। इस प्रकार जो भारत पर अरब आक्रमण है वो पहला और दूसरा ये असफल रहता है। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, जो एक सफल अभियान होता है। ठीक है, तो पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, सफल आक्रमण। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते मारा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लेता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का मतलब सिंध प्रांत का शासक कौन था, तो कौन था? दाहिर था। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ कर शुरू किया था आपका, जो एक था जजिया कर। ठीक है, आप नाम सुने होंगे, जजिया कर शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। ठीक है, तो सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसमें से जो जजिया कर था उसमें से 5 लोगों को ये नहीं देना पड़ता था, मतलब मुफ्त रखा था, जिसमें से बच्चे, बूढ़े, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं दिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो बाद में एक शासक होते हैं, वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देते हैं। ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जजिया कर किस शासक ने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट है आपका, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर देता है। फिर औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर शुरू कर देता है। अकबर समाप्त कर देता और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा देता है, मतलब 1679 ईस्वी में पूरा जजिया कर शुरू कर देता है। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर देता है। अंतिम रूप से कौन समाप्त कर देता है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये थे जजिया कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
पॉइंट्स थे, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, भारत पर जो अरब आक्रमण किए इसके कारण क्या थे? भारत पर जो अरब आक्रमण करते हैं ये क्या कारण थे कि भारत पर अरब आक्रमण करते हैं? इसका मुख्य 3 कारण था। पहला कारण था आपका राजनीतिक कारण था। क्या था? मुस्लिम राज्य का विस्तार करना, ये राजनीतिक कारण हो जाता है। आर्थिक कारण ये था कि भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए अरबों ने भारत पर आक्रमण करता है। अरबों ने भारत पर सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए आतुर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। यही 3 कारण थे जिसके कारण भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। ठीक है, अब देखते हैं तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण के इतने ही पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तुर्क आक्रमण। देखिए, तुर्क आक्रमण में तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाले असब और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, जिसको यामिनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, यानी जिसको यामिनी साम्राज्य भी कहते हैं, जिसकी राजधानी गजनी थी, उसकी स्थापना करता है अलप्तगिन। अलप्तगिन का शासनकाल कितना से कितना तक था? 962 से 977 ईस्वी तक था, ये याद रखिएगा। इसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारी को, मतलब 1700 सैनिकों को नियुक्त करता है, और इनमें से एक सुबुक्तगिन भी था, एक मतलब सैनिक। ठीक है, अलप्तगिन के बाद सुबुक्तगिन शासक बनता है। अलप्तगिन के बाद सुबुक्तगिन शासक बनता है। ठीक है, अब आते हैं सुबुक्तगिन। अलप्तगिन के बाद शासक बनता है, ये देखिए सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन 977 से 997 ईस्वी 977 से 997 ईस्वी तक शासन करता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी ये सुबुक्तगिन ही था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगिन था, ये याद रखिएगा। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। सुबुक्तगिन आपका पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल सिंह पर आक्रमण करता है और जिसको पराजित करता है। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र हुए। सुबुक्तगिन की मृत्यु होता है और इसके 2 पुत्र थे। कौन कौन? अब्दुल कासिम महमूद। अब्दुल कासिम महमूद पहला पुत्र और दूसरा था इस्माइल। ठीक है, दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होता है और जिसमें सबसे बड़ा पुत्र उनका सुबुक्तगिन का अब्दुल कासिम महमूद वो विजयी होता है, और जो आगे चलकर अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से ही शासक बनता है। कौन? अब्दुल कासिम महमूद। अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। देखिए, महमूद गजनवी वही अब्दुल कासिम महमूद गजनी। ठीक है, गजनवी ये 998 से 1030 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए, सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 में गद्दी पर बैठता है। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कितना बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी? 17 बार, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 में भारत पर आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया। किस वर्ष? 1000 ईस्वी में भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। ठीक है, वापस अपना देश लौट जाता है। अगला उसके बाद देखिए, महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान शुरू हुए थे। ठीक है, 1001 से 2 ईस्वी में स्थान था आपका हिंदू शाही राज्य, जिसका राजा उस समय जयपाल था। उसके बाद 1005 से 1006 में मुल्तान राज्य था, जिसका राजा था अब्दुल फतेह दाऊद। उसके बाद 1008 से 1009 हिंदू शाही राज्य पुनः, उसमें उस समय शासक था आनंद पाल था। फिर 1012 से 1013 ईस्वी में अभियान चलाता है। किस जगह पे? थानेश्वर में। उस समय वहाँ का शासक आपका राजा राम था। फिर 1018 से 1019 में कन्नौज पर अभियान चलाता है। उस समय वहाँ का शासक आपका राज्यपाल था। फिर 1020 से 1000 ईस्वी में कालिंजर अभियान करता है।
उस समय वहाँ का शासक आपका विद्यासागर था। फिर एक इम्पोर्टेंट अभियान था, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का अभियान था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का अभियान, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? भीम प्रथम था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये है मोहम्मद गजनबी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स। देखिए, मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये याद रखेगा। 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 17वीं बार तो वो भारत पर चढ़ाई किया था, जिसमें से 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और मंदिर को लूटे जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। ठीक है, जाटों ने उस पर आक्रमण करता है और कुछ संपत्तियां उससे वापस लूट लेता है। कौन? जाट। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी ने अपने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध ही किया और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनबी के साथ 3 प्रमुख इतिहासकार भारत आए थे। 3 प्रमुख इतिहासकार भारत आए थे, उसको याद रखिएगा। कौन कौन थे? फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी, ये 3 इतिहासकार भारत आए थे, इसको याद रखिएगा। उसमें से देखिए, फिरदौसी जो किताब लिखे थे शाहनामा, अलबरूनी लिखे थे किताब उल हिंद और उतबी लिखे थे किताब उल यामिनी। ये मोहम्मद गजनबी के साथ ये इतिहासकार आए थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। देखिए, अगला पॉइंट है आपका मोहम्मद गजनबी से संबंधित। मोहम्मद गजनबी को बूथ शिखन तथा मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूथ शिखन मतलब क्या है? बूथ शिखन का अर्थ है मूर्ति, और बूथ मतलब मूर्ति होता है और शिखन मतलब तोड़ना। ठीक है, यानी उसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं। किसको? मोहम्मद गजनबी को। क्यों? क्योंकि वो भारत में जो आया था और यहाँ पे ज़्यादातर धन दौलत मंदिरों पे पहले रहते थे। ठीक है, तो जिसको लूटता था, सोना चांदी जेवरात वगैरह सारा चीज़ मंदिरों पे रहते थे, जिसको वहाँ के मूर्तियों को तहस नहस करके तोड़ के वो सारे धन को लूट के ले जाता था, इसीलिए उसको बूथ शिकन या मूर्ति भंजक भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा भारत में? देखिए, भारत में मोहम्मद गजनबी का आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। उसके बाद आपका पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनबी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासक की स्थापना की, मुस्लिम शासन की स्थापना की। उसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार भी खोल दिया। कौन? मोहम्मद गजनबी। और उसके बाद मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रमुख जो है यहाँ का कला, जो भारतीय कला, वो उसको पूरा नष्ट ही कर देता है। ठीक है, उसके बाद भारत का धन गजनी ले जाता है मोहम्मद गजनबी। तो ये थे दोस्तों। अगला आपका देखिए, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी। आपका देखिए, ये है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखिए। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय, उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय होता है, जिसका आधार कौन शुरू करते, जिसकी नींव मोहम्मद गोरी रखता है। ठीक है, 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, यह इसकी पहली विजय थी। ठीक है, यह इसकी पहली विजय थी। किसका? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद गोरी का। और 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय कौन सी थी? भीम द्वितीय के समक्ष 1178 ईस्वी में जो हुई थी। फिर उसके बाद दो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है और वापस गजनी वापस चला जाता है। उसके बाद 1192 में फिर वो वापस आता है, तराइन का दूसरा युद्ध
होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का पराजय होता है और मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंदी बना लेता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का ये भारत का अभियान सफल हो जाता है। उसके बाद अगला है आपका कुछ अभियान जो है मोहम्मद गोरी से संबंधित। देखिए 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, उस समय वहाँ का शासक कौन था? करमार्थी वंश का था। और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, उस समय वहाँ का शासक भीमद्वितीय था। 1181 ईस्वी में पंजाब, उस समय वहाँ का शासक था खुसरो मलिक। 1186 ईस्वी में पंजाब पर ही पुनः, उस समय भी खुसरो मलिक वहाँ का शासक था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उस समय वहाँ का शासक पृथ्वीराज था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, वहाँ का शासक आपका पृथ्वीराज चौहान था। 1194 ईस्वी में कन्नौज चंदावर का युद्ध होता है, वहाँ का शासक जयचंद था। 1195 ईस्वी में बयाना कुमारपाल और 1205 ईस्वी में खुखरो से युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार था आपका। और कुछ पॉइंट्स है। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा। उसके बाद 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, यानी जला डाला। ठीक है, कौन? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी के जो दो सेनापति थे, मोहम्मद गोरी के सेनापति द्वारा विजित जो क्षेत्र थे उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 ईस्वी में अजमेर विजय करता है। 1197 ईस्वी में बदायूं विजय करता है। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1102 से 1103 ईस्वी में बुंदेलखंड विजय करता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी जो उसका सेनापति था दूसरा, 1197 ईस्वी में बिहार विजय करता है और 1205 ईस्वी में बंगाल विजय करता है। इस प्रकार ये थे दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले एग्जाम से पूछे गए उसको लेकर मैं आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ही हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, और जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।